मुंशी प्रेमचंद की दुनिया में प्रेम अक्सर समाज की ऊंची दीवारों से टकराकर टूटता है, लेकिन कभी-कभी उसी टूटन से एक ऐसी रोशनी निकलती है जो पूरे समाज को रास्ता दिखाती है। आज हम प्रेमचंद की एक ऐसी ही शुरुआती लेकिन बहुत ही गहरी रचना वरदान पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं है, प्रताप और विरजन की। ये उनके अधूरे इश्क से कहीं कहीं आगे की बात है। ये बताती है कि कैसे बचपन का वो निश्चल मासूम सा लगाव समाज की क्रूर हकीकतों का सामना करता है और कैसे व्यक्तिगत दुख की आग में तपकर दो आत्माएं कुंदन बन जाती है। हम देखेंगे कि कैसे वो दो लोग जो एक दूसरे के लिए एक प्राण दो शरीर जैसे थे, अपनी अपनी जिंदगी के बिल्कुल अलग रास्तों पर निकलकर भी आखिर में एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात वरदान को इतना खास बनाती है वो ये है कि प्रेमचंद अपने शुरुआती दौर में ही प्रेम की परिभाषा को एक नया आयाम दे रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, सिर्फ एक इंसान से जुड़ने तक सीमित नहीं है। असली प्रेम तो वो है जो आपको आपकी व्यक्तिगत सीमाओं से आजाद कर दे और एक बड़े सामाजिक उद्देश्य से जोड़ दे। तो चलिए इस भावुक और प्रेरक सफर में और गहराई से उतरते हैं। जी। तो कहानी हमें ले चलती है वाराणसी के पास एक मोहल्ले में। हमारे दो मुख्य किरदार हैं प्रताप और विरजन। दोनों पड़ोसी हैं। हाँ, और बचपन से ही एक दूसरे का साया बनकर रहते हैं। स्रोत में उनके रिश्ते के लिए एक बहुत खूबसूरत लाइन है, जैसे एक प्राण और दो शरीर। बिल्कुल, मतलब उनका वजूद ही एक दूसरे से था। साथ खेलना, साथ पढ़ना, हर शरारत में साथ होना। और यहीं पर देखिए प्रेमचंद एक लेखक के तौर पर अपनी काबिलियत दिखाते हैं। उन्होंने बचपन में ही इन दोनों किरदारों के स्वभाव की नींव रख दी थी, जो आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी को एक आकार देती है। अच्छा, कैसे? जैसे प्रताप को देखिए, वो थोड़ा गंभीर है, साहित्य में डूबा रहने वाला लड़का है। और यही गंभीरता, यही वैचारिक गहराई आगे चलकर उसके वैराग्य और समाज सेवा का आधार बनती है। और विरजन, वो तो बिल्कुल उलट है। एकदम उलट, चंचल, खूबसूरत, भावनाओं से भरी हुई। और उसकी यही भावुकता जब दुख की आग में तपती है तो वो एक कवयित्री के रूप में निखर कर सामने आती है। वाह, मतलब उनके भविष्य के जो विशाल पेड़ हम कहानी में आगे देखते हैं, उनके बीज इसी बचपन की जमीन में बोए जा रहे थे। सही कहा। ये महज बचपन का जिक्र नहीं है, ये किरदारों का एक मनोवैज्ञानिक खाका है। प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि हम जो बनते हैं उसकी जड़ें हमारे शुरुआती अनुभवों में कितनी गहरी होती हैं। तो ये था उनका बचपन, बिल्कुल एक सपने जैसा। लेकिन सपने अक्सर असलियत की सुबह होते ही टूट जाते हैं। और इनके रिश्ते के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ, जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, समाज की वो अदृश्य दीवारें जो हमेशा से वहां थीं, अब उन्हें साफ साफ दिखने लगी। हाँ, और वो दीवार थी सामाजिक और आर्थिक हैसियत की। विरजन का परिवार, जिसके मुखिया उसके पिता राधाचरण हैं, एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से था। और प्रताप का परिवार उतना मजबूत नहीं था आर्थिक रूप से। बिल्कुल। और उस जमाने में ये एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था। और कहानी में टकराव का सबसे बड़ा पल तब आता है जब शादी की बात चलती है। जी। प्रताप की माँ एक उम्मीद लेकर विरजन की माँ सुवामा के पास रिश्ता लेकर जाती हैं, लेकिन उन्हें जो जवाब मिलता है वो दिल तोड़ने वाला है। सुवामा साफ साफ मना कर देती हैं। हाँ, सीधे सीधे कह देती हैं कि अपनी बेटी का हाथ एक गरीब लड़के के हाथ में नहीं देंगी। मतलब व्यक्तिगत गुण, प्यार, बचपन का साथ, सब कुछ दौलत के सामने छोटा पड़ गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये सिर्फ दो परिवारों का टकराव नहीं है, ये उस दौर की सामंती सोच का टकराव है, जहां इंसान की कीमत उसके गुणों से नहीं उसकी जायदाद से आंकी जाती थी। प्रेमचंद यहाँ समाज का एक्सरे कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था की जड़ों में कितना जहर घुला हुआ है। इसके बाद जो होता है वो और भी दर्दनाक है। विरजन की शादी एक अमीर युवक कमलानंद से तय कर दी जाती है। जी। विदाई का जो दृश्य स्रोत में बताया गया है वो कमाल का है। प्रताप और विरजन एक दूसरे को देख तक नहीं पाते। कोई शब्द नहीं है, कोई संवाद नहीं है, बस एक मौन विलाप है, एक खामोश सिसकी जो दीवारों के पार भी शायद एक दूसरे तक पहुंच रही थी। मुझे लगता है उस एक पल ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। बिल्कुल। वो सिर्फ विरजन की विदाई नहीं थी, वो उनके बचपन के प्रेम, उनकी मासूमियत और उनके सपनों की विदाई थी। उस एक पल में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया था।
और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दोनों अपनी इस पीड़ा को अपनी ताकत बनाने का फैसला करते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। दोनों किरदार अपने अपने तरीके से इस जख्म से लड़ते हैं। पहले प्रताप की बात करते हैं। विरजन के जाने के बाद उसका दिल दुनिया से उछट जाता है। वो घर बार सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये एक तरह का पलायन नहीं है? मतलब क्या वो समाज की चुनौतियों से भाग रहा था? ये एक बहुत ही वाजिब और जरूरी सवाल है। पहली नजर में ये बिल्कुल पलायन लग सकता है कि प्यार में नाकाम हुए तो साधु बन गए। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन प्रेमचंद का किरदार इतना सतही नहीं है। अगर हम उस दौर के सामाजिक राजनीतिक माहौल को देखें तो गांधीवादी विचारधारा का गहरा असर था। अच्छा। व्यक्तिगत मुक्ति से ज्यादा जोर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण पर था। तो प्रताप का संन्यास व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं है, ये ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का रूपांतरण, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसने अपने टूटे हुए दिल की ऊर्जा, उस पीड़ा, उस जुनून को एक नई दिशा दे दी। वो प्रताप चंद्र से बाबा महाकाल बन जाता है। एक लोक सेवक? बिल्कुल। वो गांव-गांव घूमकर शिक्षा का प्रसार करता है, समाज सुधार के काम करता है। उसने अपने व्यक्तिगत प्रेम की राख से समाज के प्रति प्रेम का एक नया महर खड़ा कर दिया। तो ये पलायन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत त्रासदी का उदात्तीकरण है, उसे एक ऊंचे मकसद में बदल देना। वाह। और दूसरी तरफ है विरजन। उसकी जिंदगी भी कोई आसान नहीं रही। बिल्कुल नहीं। शादी के कुछ ही समय बाद वो विधवा हो जाती है। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक समाज जो पहले ही उसे प्यार नहीं करने देता, वही समाज अब उसे एक विधवा के तौर पर और भी ज्यादा हाशिए पर धकेल देता है। हाँ, लेकिन विरजन भी टूटकर बिखरने वालों में से नहीं है। ये दोनों किरदारों की असाधारण जिजीविषा को दिखाता है। मतलब मुश्किल हालात में भी जीने और कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति। सही कहा। जहां प्रताप ने अपनी पीड़ा को कर्म में बदला, वहीं विरजन ने अपनी व्यथा को रचना में ढाला। वो अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोती है और उसकी कविताएं उसे एक प्रसिद्ध कवित्री बना देती हैं। उसने अपनी आवाज को मरने नहीं दिया, बल्कि उसे और बुलंद कर लिया। ये तो कमाल का मोड़ है कहानी में। मतलब जिन दो लोगों को समाज ने अलग किया, वही दोनों समाज के अंदर रहकर एक समाज सुधारक के रूप में और दूसरा एक साहित्यकार के रूप में समाज को कुछ वापस लौटा रहे हैं। बिल्कुल, ये विरोधाभास ही शायद कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने अपने जख्मों को दुनिया से छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें मशाल बना लिया। एक ने समाज की सोच बदलने का बीड़ा उठाया और दूसरी ने समाज की संवेदनाओं को जगाने का। सालों गुजर जाते हैं और फिर वो पल आता है जब प्रताप और विरजन, मतलब बाबा महाकाल और प्रसिद्ध कवियत्री, एक बार फिर आमने सामने होते हैं। लेकिन अब माहौल बिल्कुल अलग है। हाँ, स्रोत के अनुसार वो अब बचपन के प्रेमी नहीं हैं, बल्कि दो महान आत्माएं हैं। उनकी मुलाकात में अब व्यक्तिगत शिकायतें या दुख नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान है। और यहीं पर हमें प्रेमचंद के लेखन का वो जादू देखने को मिलता है जिसे आलोचक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है, इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, यथार्थ यानी हकीकत। कहानी की हकीकत ये है कि समाज की क्रूर व्यवस्था ने दो प्रेम करने वालों को अलग कर दिया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कड़वा सच है। बिल्कुल। लेकिन प्रेमचंद सिर्फ समस्या दिखाकर नहीं छोड़ते, वो एक आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं। आदर्श ये है कि किरदार उस यथार्थ से हार नहीं मानते, बल्कि अपनी पीड़ा से ऊपर उठकर एक ऊंचे लक्ष्य को अपना लेते हैं। वाह, ये तो कहानी को देखने का बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब यथार्थ ये है कि समाज ने उनका प्रेम तोड़ दिया, हाँ, लेकिन आदर्श ये है कि उन्होंने उस टूटन को समाज की भलाई के लिए एक वरदान बना लिया। एकदम सही। प्रताप विरजन को समझाता है कि हमारा व्यक्तिगत प्रेम तो कब का पीछे छूट गया, लेकिन उस प्रेम ने हमें जो ताकत दी है, उससे हम हजारों लोगों की जिंदगी संवार सकते हैं। देश और समाज के प्रति प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ज्यादा ऊंचा और सार्थक है, और यही कहानी अपने शीर्षक वरदान को सही साबित करती है। कैसे? वरदान का असली मतलब यहाँ पर क्या है? कहानी के अंत में वो दोनों साथ मिलकर ईश्वर से कोई व्यक्तिगत सुख नहीं मांगते, अपने लिए कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं। वे समाज के कल्याण, देश की उन्नति का वरदान मांगते हैं। उनका अधूरा प्रेम, उनका बिछड़ना, उनकी पीड़ा, ये सब एक अभिशाप जैसा था। लेकिन इसी अभिशाप ने उन्हें इतना महान बना दिया कि वो पूरे समाज के लिए वरदान मांगने लायक बन गए। तो उनका टूटा हुआ इश्क ही उनके लिए और समाज के लिए एक वरदान साबित हुआ। हाँ, तो प्रेमचंद का संदेश बहुत साफ है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो केवल बंधन में बांधे, बल्कि वो है जो व्यक्ति को महान कार्यों के लिए प्रेरित करे। उनका प्यार उन्हें एक दूसरे से बांध नहीं पाया,
लेकिन उसने उन दोनों को समाज की सेवा के लिए हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हाँ, प्रेम यहाँ एक सीढ़ी बन जाता है, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़कर इंसान अपने छोटे से स्व से ऊपर उठकर सर्व यानी सबके हित तक पहुंच जाता है। तो वरदान की कहानी को खंगालने के बाद ये साफ लगता है कि ये सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है, ये त्याग से भी आगे प्रेम के रूपांतरण की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में मिली हर चोट, हर जख्म हमें कमजोर करने के लिए नहीं होता। अगर हम चाहें तो उसी चोट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर एक बड़े उद्देश्य के लिए जी सकते हैं। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। क्या? आज की दुनिया में जहां व्यक्तिगत खुशी और आत्म प्रेम पर इतना जोर है, क्या प्रेमचंद का ये आदर्श आज भी प्रासंगिक है? क्या व्यक्तिगत प्रेम और समाज के प्रति कर्तव्य हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर जैसा प्रेमचंद ने दिखाया, क्या हम भी अपनी जिंदगी में इन दोनों के बीच एक ऐसा पुल बना सकते हैं जहां एक की पीड़ा दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।